नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियां एवं उपन्यास। आज इस श्रृंखला में हम कहानी देख रहे हैं अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी। इससे पहले कुछ कहानियां और उपन्यास हमने देखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से सारे उपन्यास और कहानियों को पढ़ के जाइएगा। साथ ही में एक श्रृंखला हम लेकर चल रहे थे पुराने प्रश्न पत्रों की, उसमें हम देख रहे थे बहुत सरल तरीके से पेपर को हल करना। उसी के साथ में जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं उनको भी हल करने का बहुत सरल तरीका हमने बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। यकीनन आपको जो आगामी नेट की परीक्षा है 2-3 दिन बाद, आपको उसमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की अपनी कहानी अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र जी की। इस कहानी में हम देखेंगे कहानी की समग्र रूपरेखा और साथ में पात्रों का विश्लेषण। चलते हैं कहानी की ओर। अपना अपना भाग्य, ये जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की है। यह कहानी कोलकाता से निकलने वाली पत्रिका विशाल भारत में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। तो अपना अपना भाग्य कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये विशाल भारत पत्रिका में हुई थी। आगे है, यह कहानी वातायन 1931 का काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है। ये जो वातायन कहानी संग्रह है इसमें संग्रहित है या संकलित है। आगे है, जैनेन्द्र कुमार जी की पहली कहानी खेल है, जो 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी भी जो जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी जो खेल है, ये भी आपके विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपना अपना भाग्य कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। शैली विशेष आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। तो ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये संवाद शैली में लिखी गई है। आगे है, इस कहानी में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। कहानी में गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई थी। एक छोटा बच्चा गरीब होता है, घर से भागा आया हुआ होता है। नैनीताल जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उस पहाड़ी क्षेत्र की ये कहानी है। उस क्षेत्र पर विशेष पर आधारित है। वो जो घर से भाग के आया हुआ 10 वर्ष का बच्चा होता है, सर्दी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड से ठिठुरता रहा होता है, बहुत कुछ मांगता है। जो कथानायक, जो कथा लेखक हैं आपके जैनेन्द्र कुमार जी और उनके मित्र हैं, उनसे मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं दे पाते हैं। और जब पूरी रात बीत जाती है, सुबह जब वो देखते हैं, न्यूज़पेपर जब वो पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि रात एक पहाड़ी पर, देहरादून मतलब नैनीताल में ही एक पहाड़ी पर उस बच्चे का एक बच्चे की निधन हो गया है। जब वो देखते हैं तो वो वही बच्चा होता है जिसको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया होता है और वो बच्चा ठंड से मर जाता है। बढ़ते हैं आगे, कहानी में देखेंगे इस कहानी का अंत दुखांतक होता है। क्योंकि दुखांतक इसलिए है, पहले बच्चा भीख मांगता है, अपनी दयनीय स्थिति बताता है कि मैं इस तरीके से घर से भाग के आ गया हूँ, मेरे बाप के पास भोजन नहीं था, वो मुझे मारता था, माँ भी भूखी रहती थी, रोती थी, इसीलिए वो घर से भाग आया था। उसको लगा था कि बाहर आके कुछ मुझे हासिल होगा, मैं कुछ करूंगा, लेकिन सर्दी ही इतना भीषण होती है कि उसको अपने आगोश में सुला लेती है, उसकी मृत्यु हो जाती है अंतिम कहानी में। आगे है, यह कहानी पाठकों को सोचने के लिए विवश कर देती है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उससे मनुष्य कितना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। ये जो हमारी सामाजिक विषमताएं हैं, क्षेत्र विशेष की, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और कई कहानियां हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनमें भी इस तरह की, जैसे कि राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की में हमने देखा था। तो इस तरह की जो विषमताएं हैं, लेखक कहना चाह रहा है कि ऐसे मनुष्य कितना संवेदनहीन हो सकता है। तो उसकी संवेदनाएं बिल्कुल नहीं जागी हैं कि वो बच्चा ठंड से मर गया। आगे है,
कहानी में गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि जो एक गरीब, उपेक्षित, असहाय जो बच्चा है, वो किस मजबूरी में अपने जीवन को जी रहा है, और साथ ही दिखाया है कि जो उच्च वर्ग है या अमीर वर्ग है, रईस वर्ग है, वो कैसा निर्दयी होता है, अपने पास से कुछ भी देने की हिम्मत वो नहीं करता है। आगे है, यह कहानी आत्मकथात्मक शैली या मैं शैली में लिखी गई है। ये एक आत्मकथात्मक शैली है, संवाद शैली में भी लिखी गई है, मैं लिखी गई है। यह कहानी 4 भागों में है। महत्वपूर्ण है, अपना अपना भाग्य कहानी कितने भागों में है। कहानियों पे हम ज्यादा करके भागों में विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उपन्यास, नाटक, अन्य विधाओं में भागों पे ध्यान देते हैं, लेकिन कहानियों में भी भाग होते हैं। तो ये जो कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य जिनेंद्र जी की, ये 4 भागों में विभाजित है। आगे है, या इसके 4 भाग हैं। एक ही कहानी में 4 भाग हैं इसके। कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। ये जो कहानी है, इसमें लेखक ने कहा है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिक, परोपकार और सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे है, कहानी का बालक इसलिए मर जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर बालक की सहायता की जाती तो न केवल वह जीवित रहता, अपितु समाज का एक बड़ा नागरिक भी बन जाता। तो यहां पे लेखक ने दिखाया है कि किस तरीके से संवेदनहीन मनुष्य है, समाज में रहते हुए भी वो अपने जो समक्ष उसके जो मानसिक मनुष्य और हैं, उनको वो नहीं समझ पाता है। उनकी विडंबनाएं, उनकी त्रासदी, उनके जो दुख हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, उनको नहीं समझता है। इन्हीं सब का चित्रण कहानीकार ने इस कहानी में किया है। छोटी सी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से लेखक संदेश देता है कि समाज के निचले तबके की ओर सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। लेखक कहना चाह रहा है, लेखक जो इस कहानी के माध्यम से अपना अपना भाग्य कहानी के माध्यम से संदेश देता है पाठक को, वो कहना चाह रहा है कि हमारे समाज में जो निचले तबके के लोग होते हैं, मजदूर पार्टी, मांगने वाली पार्टी, जो वर्ग है, निम्न वर्ग जो है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, अगर उसको काम ना मिले सुबह तो वो शाम को खाना ना बने, उसके घर में चूल्हा ना जले, जिसका वर्णन हम देखते हैं नागार्जुन जी ने भी अपनी कविताओं में किया है। तो इस तरह के उस तबके के लिए कहना चाह रहे हैं लेखक कि जो उच्च वर्ग है या जैसे हम समाज में हैं, तो हमारी भी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं कि हम उनका भी ध्यान रखें, यानी कि सबके साथ हमें आगे बढ़ना होता है और जो निम्न वर्ग है उसको भी ऊपर उठाने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कि वो 10 वर्ष का बालक ठंड से ठिठुर कर मर गया, अगर कोई उसकी सहायता करता तो शायद वो जीवित होता। आगे है, अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेखक ने बड़ी मार्मिक बात कही है, जिसे कह देते हैं कि इसके भाग्य में था, या इसकी इतनी ही आयु थी, इसकी इतनी ही जीवन काल था। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी दोषी होते हैं। इन तथ्यों का लेखक ने बखूबी चित्रण किया है कि अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसका जैसा भाग्य है ये वैसा भोगेगा। ऐसा नहीं था, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है। आगे है कहानी के प्रमुख पात्र। पहला है 10 वर्ष का अनाथ बच्चा, जिस पर पूरी कहानी आश्रित है। कहानी का परिधि पात्र ये 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है जो गांव से भाग आया है। दूसरा है पात्र कथानायक। आगे है कथानायक का मित्र और एक साथ में
एक जो पात्र होता है कहानी में वो है वकील। ये कहानी के पात्र हैं। आगे है पात्रों की विशेषताएं हम लोग रूपरेखा में ही देख चुके हैं, इसीलिए अलग से मैंने नहीं लिखा है, समय कम है। आगे है कहानी का संपूर्ण कथा क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल शहर का है और इसमें शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली एक कहानी है। ये जो कहानी है इसमें जो शिक्षित वर्ग है, लेखक, लेखक के मित्र और वकील, ये सब शिक्षित वर्ग ही है और मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग भी नहीं कहेंगे तो मध्यम वर्ग है, लेकिन उसके बाद भी ये इतने स्वार्थी थे कि इन्होंने एक उस बच्चे की सहायता नहीं की थी। आगे है गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश कहानी में चित्रित है। गुलाम भारत की जो 20वीं सदी का जो आपका उत्तराखंड का जो शहर है नैनीताल, ये इस कहानी का परिवेश का क्षेत्र है। इसी पर आधारित पूरी कहानी है, पहाड़ी क्षेत्र पर। तो ये थी आपकी अपना अपना भाग्य कहानी और लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। इससे ज्यादा साझा करने का अभी समय नहीं था, तो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे वो हम लेके आए हैं। अपना अपना भाग्य कहानी से प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न यकीनन यहीं से बनेंगे। इससे पहले की कहानियों में भी जो हम तथ्यों को लेकर आए हैं वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, एक बार नेट की परीक्षा देने से पहले सारी वीडियो आप देख कर जाइएगा, यकीनन आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।